बैठकर पीपल की छांव में, सोचती हूँ बैठकर पीपल की छांव में, अजनबी सी हो गई अपने ही गांव में। घोर आश्चर्य होता है, जिस देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदी बोलती है और उस देश में हम हिंदी दिवस मनाते हैं, सरकारी कार्यालयों में लिखा जाता है कि यहाँ पर हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, हिंदी दिवस मनाए जा रहे हैं। अरे हम ये किसी किसान के घर जा करके और ये कहा जाए कि हमारे यहाँ गेहूं उपजता है, हमारे यहाँ धान उपजता है, इससे बड़ी विडंबना कुछ हो नहीं सकती। अरे किसान तो बना ही इसके लिए कि वो किसान इसीलिए है कि उसके खेतों में गेहूं की उपज है और उस धान की उपज है। और भारत में अगर हिंदी के लिए हमें इस तरह का संघर्ष करना पड़ रहा है तो हम समझते हैं कि अंग्रेजी सत्ता में जो भाषाओं को लेकर के विद्वेष की नींव डाली गई, हम उसे हिला नहीं पाए, डुला नहीं पाए और बदस्तूर वो जारी है। मैंने आपसे पहले पूछा कि आप सभी किस कक्षा के हैं, बस इसीलिए जानना जरूरी था कि आपसे मैं संवाद करूं तो आप मेरी बातों को समझ सकें। थोड़ा सा इसके संवैधानिक प्रावधानों की तरफ आपसे बात करता हूं कि जैसे सुभाष जी ने एक बड़े फलक पर बात की हिंदी को लेकर के और इसके अलग अलग पहलुओं को लेकर के। सुभाष जी जब बोल लेते हैं तो हमें लगता है कि बाद वाले वक्ता के बोलने के लिए बहुत जगह उस तरह से बच नहीं पाती है। सुभाष जी मेरे विद्यार्थी जीवन के दोस्त हैं। जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, हम लोग शिक्षक बने हैं तो बाई चांस नहीं बने हैं, बाई चॉइस बने हैं। सरकार ने बीपीएससी लाया तो हम लोग बीपीएससी को फेस करके, ट्रेनिंग तो पहले कर लिए थे, बीपीएससी को फेस करके और फिर हम लोग शिक्षक बने। भारतीय संविधान में की जो अनुच्छेद 343 से 351 तक की धाराएं, उपधाराएं हैं, इसमें भाषाओं को लेकर के चर्चा की गई है। और आते आते सुभाष जी ने भी आप लोगों से पूछा कि हिंदी इस देश की राज्य भाषा है या राष्ट्रभाषा है। दरअसल दो तरह के कंफ्यूजन होते हैं। तो एक तरह के कंफ्यूजन के तो आप भी शिकार थे कि आपने कहा कि राज्य भाषा है। एक लड़के ने कहा कि नहीं, ये राजभाषा है। तो दरअसल जो 341 वह जो हमारा ये अनुच्छेद है, उसमें ही लिखा गया है कि हिंदी इस देश की राजभाषा होगी जिसकी लिपि देवनागरी होगी। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये लिपि जिसमें आप लिखते हो, क ख ग घ ये सब लिखते हो ना, तो जो ये लिखावट की तकनीक है ये लिपि है। तो अब जब इस तरह के स्मार्टफोन का प्रचलन नहीं था और ये टिकटॉक वाली मोबाइल पहले आई थी, तो हम अंग्रेजी में ही अपनी बातों को लिखते थे। भाषा हमारी हिंदी होती थी, लिपि हमारा क्या होता था? रोमन होता था। अंग्रेजी भी भाषा है तो रोमन में जो ABCDEFG, तो ये रोमन स्क्रिप्ट है। तो इसलिए उसमें लिखा गया कि हिंदी तो इस देश की राजभाषा होगी, उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। अब सवाल उठता है कि ये राजभाषा क्या है? तो राजभाषा जो है ये सरकारी कामकाज की भाषा है। क्या है? सरकारी कामकाज की भाषा। दो चीज यहां पर समझने वाली है कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में भी भाषाओं की चर्चा है और भारतीय संविधान को के जो 341 से 351 तक की जो मैंने चर्चा की, वहां तक भी भाषाओं की चर्चा। तो अब सवाल ये है कि यहां पर भी राजभाषा हिंदी की बात की जा रही है और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है उसमें भी हिंदी है। अब ये सवाल है कि इस दोनों हिंदी का मतलब क्या है? ये सवाल है ना कि यहाँ की हिंदी कौन है और वहां की हिंदी कौन है।
तो हिंदी की उपभाषाएं जो हैं, भोजपुरी, मगही, अवधी, राजस्थानी, ये इसकी उपभाषाएं हैं जो मिलकर के हिंदी को मजबूत करती हैं। दरअसल आप लोग जब कविताओं का दौर या साहित्य के दौर में, हिंदी साहित्य के दौर को देखोगे तो भारतेंदु के समय से खड़ी बोली का प्रचलन जो है ये शुरू हुआ। तो वहां से इसके पहले जो हिंदी थी वो अलग अलग हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उसमें थी, वो चाहे मैथिली में हो, मारवाड़ी में हो, अवधी में हो या व्रज में हो, उसमें ये रचनाएं आई और उसको हमने स्वीकार किया। लेकिन अब वहां से हमारी यात्रा जब खड़ी हिंदी की चली तो इसके साथ एक विडंबना ये हुई कि अंग्रेजी सल्तनत में इसके पैरेलल अंग्रेजी ने भी चलना शुरू कर दिया। सुभाष जी ने कहा कि भाषाओं के पिछड़ने का बड़ा कारण है कि ये रोजगारोन्मुखी नहीं है, वहां पर रोजगार का सृजन